My old dear students. My dear students, today I am going to discuss the topic is G7, and this is the very important topic for all competitive exams. So let's start without wasting time. चलिए आज इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डियर मैं आपको बताना चाहूँगा कि G7 क्या है। यानी G7 जो टॉपिक है आज का हमारा, ये G7 के नाम से क्यों जाना जाता है। यहाँ पर जी का मतलब है ग्रुप और 7 का मतलब है 7 कंट्रीज़। यानी कि G7 दुनिया की विकसित अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, जापान, कनाडा और अमेरिका इसके सदस्य हैं। इसे ग्रुप ऑफ 7 यानी G7 कहा जाता है। औद्योगिक रूप में विकसित देशों का यह समूह खुद को कम्युनिटी ऑफ वैल्यूज यानी मूल्यों आदर करने वाला समुदाय कहता है। सो ये वो सारी डिटेल है जो आपके सामने अभी शेयर की है मैंने। ठीक है, तो अभी बात कर रहे हैं डियर हम G7 के बारे में। बिल्कुल ब्रीफ में जाकर आपको मैं चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो ध्यान से सुनिएगा। G7 जो हमारा एक ग्रुप है जिसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसकी स्थापना 1975 में हुई थी डियर। यानी इसकी पहली बैठक, इसकी पहली शुरुआत 1975 में हुई थी। और इस बैठक में उस दौरान यानी कि फर्स्ट मीटिंग में केवल 6 देश थे। केवल 6 देश G7 के ग्रुप में थे। बट उस दौरान इसको G6 कहा गया। यानी सबसे पहले 1975 में G7 के ग्रुप में ओनली 6 कंट्रीज़ थी, जिनमें हम बात करें कि कौन नहीं था, G7 में से कौन एक नहीं था, तो वो था कनाडा। यानी कि कनाडा 1976 में यानी कि एक साल बाद 1976 में कनाडा भी जुड़ गया इसमें। यानी कि 1976 से इस समूह का नाम G7 पड़ा। लेकिन 1975 में जब इसकी पहली बैठक हुई तब इसमें केवल 6 कंट्रीज़ ही थी, जिसमें कनाडा शामिल नहीं था। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब मैं इसके बारे में बहुत सारी डिटेल आपको शेयर कर रहा हूँ। आप वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना, चीज़ों को ध्यान से लिखना और फिर रिवाइज करना। आई होप आपका टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट होगा, कुछ भी नहीं बचेगा इसमें। तो डियर G7 के बारे में मैंने जो आपको बताया कि स्टार्टिंग में 6 कंट्रीज़ थी, देन 1976 में इसमें कनाडा जोड़ दिया गया। यानी 1976 से इसको हमने G7 कहना शुरू किया। तो डियर इसमें होता क्या है, इसमें जो नौकरशाही और मंत्री यानी कि जो हमारे 7 देश जुड़े हुए हैं उसके मंत्री भी और उसके नौकरशाह आपसी हितों के मामले पर चर्चा करते हैं। यानी हर साल एक चर्चा होती है, एक डिस्कशन होता है मंत्रियों और नौकरशाह के आपसी हितों के मामले में। मतलब जो देश की तरफ से, जिस भी देश की तरफ से मंत्री और नौकरशाह आते हैं वो सभी मिलकर 7 कंट्रीज़ के लोग मिलकर ये डिस्कशन करते हैं। तो मैं आपको ये भी बात शेयर करना चाहूँगा कि जो G7 है इसमें जैसा हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा कि दुनिया की विकसित अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। तो आपको ये भी शायद पता होगा कि चाइना जो कि वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में नाम आता है इसका, लेकिन उसको इसमें शामिल नहीं किया गया। सो इसका क्या कारण है वो समझिए डियर। इस G7 ग्रुप में हम उसी देश को जोड़ते हैं जिस देश की एक प्रति व्यक्ति आय बहुत ही स्टैंडर्ड की हो, यानी कि बहुत अच्छी हो। जबकि चाइना जिसकी बहुत ज़्यादा जनसंख्या होने के कारण उसकी प्रति व्यक्ति आय बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है कंपेयर टू 7 कंट्रीज़। जो 7 कंट्रीज इस ग्रुप में इंक्लूड हैं उनकी तुलना में चाइना की प्रति व्यक्ति आय बहुत ही ज़्यादा कम है, जिस कारण हमने इसको G7 में किसको नहीं जोड़ा गया, चाइना को
भारत को, इस तरह की बहुत सारी कंट्रीज इसमें नहीं जोड़ी गई। यानी ये केवल विकसित अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। हालांकि हम G20 के सदस्य हैं, G20 जो ग्रुप है उसके हम सदस्य हैं, चाइना भी और भारत भी। लेकिन G7 में केवल उन्हीं देशों को जोड़ा जाता है जिनके प्रति व्यक्ति आय इन G7 कंट्रीज़ के देशों के मुकाबले हो, बराबर हो, उनको मतलब उनके लेवल की हो। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये कैसा ग्रुप है, इस ग्रुप में किस तरह के देशों को जोड़ा जाता है। डियर, इस ग्रुप में प्रत्येक सदस्य देश बारी बारी से समूह की अध्यक्षता करता है। यानी कि जो ये समूह, जो ये ग्रुप बनाया गया है, इस ग्रुप की अध्यक्षता बारी बारी से हर एक देश करेगा। क्लियर है मेरी बात? नेक्स्ट बताता हूँ मैं आपको, ये जो 2 दिवसीय वार्षिक शिखर सम्मेलन, इस ग्रुप में एक 2 दिवस का वार्षिक शिखर सम्मेलन होता है, उसकी मेजबानी भी की जाती है। यानी कि जो भी देश इसके समूह का अध्यक्ष बनेगा वो 2 दिवसीय वार्षिक शिखर जो होगा उसकी मेजबानी भी करेगा। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो भी देश, मैंने अभी आपको बताया कि प्रत्येक देश को अधिकार है बारी बारी से इसकी अध्यक्षता करने का, बट जो भी देश बनेगा अध्यक्ष, वो देश 2 दिवस की वार्षिक शिखर सम्मेलन की भी मेजबानी करेगा। सो डियर, आई होप आपको यहाँ तक सब समझ आ गया होगा। अब मैं बात करता हूँ आपको थोड़ी सी और डिटेल में, क्या करता है G7, थोड़ा सा इसको भी ध्यान से समझना। G7 समूह के देशों के नेताओं की 2 दिवसीय शिखर बैठक हर साल होती है, जो मैंने अभी समझाया आपको, जिसमें महत्वपूर्ण वैश्विक आर्थिक मुद्दों के साथ साथ अहम राजनीतिक, सुरक्षा और सामाजिक मुद्दों पर भी चर्चा होती है। ये थोड़ा मिस हो गया, चर्चा होती है। इसके सभी सदस्य बारी बारी से समूह की अध्यक्षता करते हैं, ये भी बात अभी डिस्कस की हमने, और सालाना शिखर सम्मेलन की मेजबानी भी करते हैं। यानी जो साल में शिखर सम्मेलन होता है, जो 2 दिवसीय मैंने बताया, उसकी मेजबानी भी करते हैं। इसमें अन्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाता है। G7 के पिछले कुछ शिखर सम्मेलनों में ऊर्जा नीति, जलवायु परिवर्तन, HIV एड्स और वैश्विक सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई है। इस बार फ्रांस में हो रहे G7 शिखर सम्मेलन में चर्चा का विषय असमानता के खिलाफ लड़ाई है। तो जो मैंने आपको रीड आउट किया है ये सारा आप अपने आप भी रीड आउट कर लेंगे, बट मैं थोड़ा डिटेल में आपको ये चीज़ें समझा रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करना। हमारा जो मेन मकसद है आज, आपको पूरी डिटेल डिस्कस करना है। जो मैंने डाटा दिया है वो तो आप बार बार खुद से भी पढ़ लेंगे। सो डियर, बात करते हैं जो मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहता हूँ। देखिए, जो ये सम्मेलन है, जो ये ग्रुप है G7, इस G7 के अंदर 7 कंट्रीज़ तो वो हैं ही, जो कंट्रीज़ के नाम मैंने आपको अभी समझाए थे, क्योंकि 6 तो शुरू में ही जुड़ गई थी 1975 में। देन 1976 में यानी 1976 में कनाडा भी इसका सदस्य बन गया था। तो उस दिन से इसको G7 कहा गया। तो जो ये G7 है, ये खुद के 7 देश जो इसके पार्ट हैं वो तो इसमें भाग लेंगे ही लेंगे, लेकिन कुछ देशों को, कुछ और अदर कंट्रीज़ को भी आमंत्रित किया जा सकता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कैसे आमंत्रित करते हैं ये, देखो, अगर हम आमंत्रित की बात करें तो अभी फ्रांस में जो सम्मेलन हुआ, जो फ्रांस में G7 का सम्मेलन हुआ, उसमें रूस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन, दोबारा सुनो, फ्रांस के राष्ट्रपति, एक बार फिर सुनो, मुझसे मिस हो गया था ये, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन ने जो G7 का भी शिखर सम्मेलन हुआ, उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को
आमंत्रित किया था। वंस अगेन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन ने हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जो हैं उनको आमंत्रित किया, फ्रांस में बुलाया, क्योंकि ये फ्रांस में ही इस बार 45वीं शिखर सम्मेलन हुआ था। तो इस 45वें शिखर सम्मेलन में किसको आमंत्रित किया गया? भारत के नरेंद्र मोदी जी को। क्लियर? किसके द्वारा किया गया? फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन के द्वारा। सो डियर, आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। देखिए, मैं एक बार फिर आपको थोड़ा डिटेल में बताऊं इस बात को। 7 कंट्रीज जो इसका भाग है वो तो इसमें भाग लेंगे ही, लेकिन अगर कोई कंट्री किसी भी कंट्री को, यानी कि जो 7 कंट्री इस ग्रुप में हैं उन कंट्री के अलावा अगर किसी अदर कंट्री को आमंत्रित करना चाहती है तो उसको आमंत्रित किया जा सकता है, एक अतिथि के रूप में, एक गेस्ट के रूप में। तो गेस्ट के रूप में हमारे नरेंद्र मोदी जी जो हमारे पीएम हैं उन्होंने भाग लिया 45वीं G7 शिखर सम्मेलन में। कहाँ पर हुई थी? फ्रांस में। बुलाया किसने था? फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन ने। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। सो डियर, इसके बारे में कुछ ऐसी बातें जो आपको और जाननी चाहिए। G7 जो हमारा ग्रुप है, इस G7 ग्रुप में एक देश और जुड़ा 1998 में, यानी कि 1998 में इसमें एक देश और जुड़ा जिस देश का नाम था रूस। तो रूस जब इसमें जुड़ा तो काफ़ी सालों तक वो इसके साथ रहा, तब इसको G8 के नाम से जाना गया। यानी एक बार शुरू से समझते हैं। 1975 में G6 की शुरुआत मान के चलो आप, क्योंकि उस समय इसमें कनाडा नहीं ऐड हुआ था। 1975 में, 1975 में जब इसको G6 कहा जाता था। देन नेक्स्ट ईयर यानी 1976 में, एक ही साल बाद इसमें कनाडा को ऐड कर लिया गया, तब से ये G7 कहलाया गया। उसके बाद 1998 में यानी 1998 में रसिया को इसमें ऐड किया गया, देन इसका नाम हुआ G8। यानी 1998 से 2014 तक इसका नाम रहा G8। बट 2014 में रूस को इसकी सदस्यता से निकाल दिया गया, यानी रूस को G8 की सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया। क्या रीज़न रहा? समझिए इस बात को। डियर, जब भी कोई कंट्री किसी भी तरह के विवाद, किसी भी तरह के क्राइम, मतलब कोई भी नेगेटिव एक्टिविटी अगर करती है कोई कंट्री जो G7 या G8 में ऐड है, तो उसको इस ग्रुप से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ऐसा ही हुआ। रूस ने क्रीमिया विवाद के बाद सदस्यता छोड़ी थी। यानी कि रूस ने जब क्रीमिया को कब्जे में लिया, क्रीमिया एक जगह है जिसको उसने कब्जे में लिया, उस पर कब्जा किया, कब्जा जमाया, उस दौरान G8 ने इसको बाहर निकाल दिया रूस को, और उसी दिन से फिर ये G7 के नाम से जाना जाने लगा। आई होप आपको मेरी पूरी बात समझ आ गई होगी। तो जो G7 था हमारा, इसके बारे में कुछ ऐसी बातें भी हैं जो आपको जान लेनी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं कहूँ, शेरप्पा, एक शब्द है शेरप्पा। शेरप्पा शब्द G7 से ही जुड़ा हुआ है। अब ये शेरप्पा क्या होता है थोड़ा समझना आप। शेरप्पा डियर उन लोगों को कहा जाता है जिनके द्वारा बैठकें की जाती हैं। यानी G7 के शिखर सम्मेलन में जो भी लोग भाग लेते हैं, जो भी लोग बैठकें करते हैं, उन लोगों को हम शेरप्पा के नाम से जानते हैं। और ये जो शेरप्पा होते हैं ये आम तौर पर व्यक्तिगत प्रतिनिधि या राजनयिक स्टाफ के सदस्य जैसे राजदूत होते हैं। यानी कि ये व्यक्तिगत प्रतिनिधि या कह सकते हो राजनयिक स्टाफ के सदस्य जैसे राजदूत होते हैं। तो शेरप्पा क्या होते हैं आपको थोड़ा समझ आया। अब मैं अगर अपने देश की बात करूं कि हमारे देश से शेरप्पा कौन है, यानी G7 में जब
हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को आमंत्रित किया गया, तो मोदी जी तो इसके एक सदस्य के रूप में गए हैं, यानी एक अतिथि के रूप में गए हैं। लेकिन हमारे देश की तरफ से शेरप्पा किसको डिसाइड किया गया? तो हमारे देश की तरफ से शेरप्पा डिसाइड किया गया पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु को। सो आई होप आपको ये पूरी डिटेल समझ आ गई होगी। आज का जो टॉपिक था हमारा G7, और इसका मेन रूप से जो मकसद है वो विश्व में बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां जैसे कि एड्स, जैसे कि डेंगू, इस तरह की महामारियों को सुलझाने से राहत देने के लिए पूरे वैश्विक स्तर पर काम करना है। क्लियर? चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू एंड राधे राधे।